नमस्कार दोस्तों। आज से हम फैक्ट बुक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस के लिए हम आपको पिछले 35 वर्षों के महत्वपूर्ण तथ्य दे रहे हैं। इनकी नोट दी जा रही है और प्रीलिम्स के लिए ही करंट अफेयर की नोट दी जाती है। थोड़ा-सा ही कवर करते हैं हम और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन्स आ जाते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए जीएस के 4 पेपर्स की नोट आपको दी जाती है और सिर्फ़ इसी के आधार पर मैं लगातार 4 सालों से आपको सबूत दिखा रहा हूँ। ये पहले 26 साल की नोट हम दे रहे थे, फिर 29 साल की, फिर 34-35 ऐसे आगे बढ़ा है। मैंने अभी पिछले साल आपको दिखाया था, इसी के आधार पर 118 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे गए थे, 118 क्वेश्चंस। अब हमने सोचा है कि इसमें फैक्ट बुक आपको दी जाए। सब्जेक्ट वाइज़ हर विषय में कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिन्हें आपको याद कर लेना चाहिए, रट लेना चाहिए, अगर यूपी पीसीएस क्वालीफाई करना है तो। तो हमने इसे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बहुत ही खूबसूरत नोट बनाई है और पॉलिटी की नोट बना के आपको दे दी गई है। कंप्लीट नोट दे दी गई है। जितने तथ्य हैं जो आपको याद करने हैं वो सारे तथ्य आपको दे दिए गए हैं। अब जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो जो हम सबूत दिखाएंगे उसमें फैक्ट बुक से आप देखेंगे सीधे सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। नोट आपको एडवांस में दी जाएगी, दे दी गई है और इसकी जो वीडियो है वो धीरे-धीरे करके एग्ज़ाम तक आएगी, ताकि आपने जब पीडीएफ नोट अच्छे से पढ़ लिया है तो बस एक ही बार वीडियो देखें, सब कुछ रिवाइज़ हो जाए। या फिर वीडियो कहीं चला कर रख दिया है, मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं और दिमाग में वो सब कुछ दिख रहा है जो आपने पढ़ा हुआ है। ये इसका फ़ायदा है। ठीक है, आज ये पहला पार्ट है फैक्ट बुक सीरीज़ का। अगर आप इसकी नोट लेना चाहते हैं, जो कि ले ही लेना चाहिए, तो इस समय सिर्फ 499 रुपये में जो नोट्स मैंने आपको बताई वो सारी नोट्स मिल रही हैं। अगर आपने पहले से कोई नोट ली है तो सिर्फ 299 रुपये में नोट मिल जाएगी। यूपीएससी की नोट अगर आप लेना चाहते हैं, आप जानते हैं अगर चैनल से जुड़े हैं तो यहाँ तो हर साल कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिर्फ 599 में नोट आपको मिल रही है। 2027 बैच में आप जुड़ जाएंगे। इस समय आप लेते हैं तो 26 की भी नोट मिलेगी, 27 में भी आप शामिल हो जाएंगे। पहले से आपने नोट लिया है, सिर्फ 399 में आपको सारी नोट मिल जाएगी। ठीक है, प्रोसेस उसका सिंपल सा है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से आप नोट ले लेंगे या फिर आप जाइए कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स तैयार करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास। आप जानते हैं कि यह फैक्ट बुक सीरीज़ है तो हमारा ध्यान विशेष रूप से तथ्यों पर ही रहेगा जो एग्ज़ाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये कहानी आपको पता होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि आप जान सकें कि इस टॉपिक को, यानी कि अपने संविधान के बनने को हम किस फ्रेम में समझने जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये भारत है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, व्यापार करने आए थे वो लोग, धीरे धीरे देश पर ही कब्जा करना शुरू कर दिया, राजनीति में शामिल हो गए। फिर ब्रिटेन की सरकार को लगा कि कंपनी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है, हाथ से निकल रही है, तो इन्होंने अलग अलग समय पे कानून बनाने शुरू किए ताकि कंपनी को कंट्रोल में रखा जा सके। ठीक है, आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके ब्रिटेन की सरकार ने खुद डायरेक्ट यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया। उसके बाद से आंदोलन हुए, देश को आज़ाद करने की मांग बढ़ी, तो फिर संविधान के तहत, मतलब संविधान के निर्माण के प्रोसेस में और भी चीज़ें जुड़ती चली गई। इन सब को हम समझेंगे। ठीक है, और समझने से मेरा मतलब है कि इससे संबंधित हम तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत मुख्य अधिनियम कौन कौन से बनाए गए थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी। इस चरण में ब्रिटिश संसद ने धीरे धीरे कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करना शुरू किया। आपसे पूछा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं आप ध्यान रखिएगा। इस समय केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी, यानी कि एक सेंटर होगा और वहाँ से कंट्रोल किए जाएंगे छोटे छोटे क्षेत्र। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले बने थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारे तथ्य पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया। ये सेम टॉपिक हमने यूपीएससी टॉप 300 में दिया है, तो वहाँ पर थोड़ा विस्तार से बताया गया है। यहाँ पीसीएस के लिए हम पढ़ रहे हैं तो विशेष रूप से उन तथ्यों को मैं दे रहा हूँ जो पीसीएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया और द्वैध शासन की शुरुआत यहाँ से हुई कि दो तरह से शासन किया जा रहा है। इस पर मैंने विस्तार से समझाया है कि द्वैध शासन का मतलब क्या होता है। ठीक है, 1833 में चार्टर अधिनियम बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये
कई बार पूछा गया है। और किसे बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था, भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ये पूछा जाता है। इसने कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, ये बात आप याद रखिएगा। और उसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम बना था। पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। सिविल सेवा की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी, ये बात आप ध्यान रखिए। ये सारे तथ्य पूछे गए हैं, एक एक लाइन आपको याद रखनी है, इतनी संक्षिप्त में चीज़ें दी गई हैं। अगर इसमें भी आप सोचें कि ये लाइन छोड़ देते हैं, इसको नहीं याद करते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि 1857 में क्रांति हुई थी, तो ब्रिटेन की सरकार को लगा कि नहीं, कंपनी से नहीं संभलेगा मामला, हमें कब्जे में लेना होगा। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अब कानून बनाए जाने लगे, यानी कि अब सीधे सीधे वहाँ की सरकार ने भारत पर कब्जा किया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया और 1858 में कानून बनाया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत के गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। पूछा जाता है कि किस समय यह नाम, मतलब गवर्नर जनरल से वायसराय हो गया, फिर वायसराय से आगे चल के गवर्नर जनरल हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे और भारत सचिव का एक नया पद बनाया गया था, इसके बारे में भी हम विस्तार से डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये फैक्ट बुक है, तो इसमें जो तथ्य हैं बस उन पर ध्यान दीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में बनाया गया था। इसने कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की और पोर्टफोलियो, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मंत्री होते हैं ना, अलग अलग मंत्री होते हैं, उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, ये पोर्टफोलियो व्यवस्था जो है उस समय से शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार आया था, यहाँ से खूब प्रश्न पूछा गया, बार बार पूछा गया है कि इसने पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। मुस्लिमों के लिए इसने अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की थी। ठीक है, इसके अलावा मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, ये भी पूछा जाता है। ये सब मैंने टॉप 300 में विस्तार से पढ़ाया है, समझाया है। दोबारा इस पे बहुत ज़्यादा समय लेंगे तो फिर ये सीरीज़ का नाम मैच नहीं करेगा इस वीडियो से। खैर, तो ये याद रखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई थी, जैसे लोकसभा राज्यसभा है ना, उस तरह की शुरुआत पहली बार 1919 में हुई थी। और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई थी। सारा चुनाव प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था, लेकिन इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिए, कुछ पदों पे और कुछ लोगों को जो है अधिकार दिया गया था। फिर भारत सरकार अधिनियम बना 1935 में। ये सब बैकग्राउंड के रूप में काम कर रहे हैं, इसी पे धीरे धीरे सुधार होता गया और वर्तमान स्वरूप का हम संविधान देखते हैं। यह हमारे वर्तमान संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था इसमें। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी और आरबीआई और संघीय न्यायालय की स्थापना इसके तहत की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में अंतिम चरण में अगर आप देखें तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। इसी मिशन की सिफारिशों के आधार पर भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था। ये बहुत बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया ये। और उसके बाद से अगला अधिनियम बना था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसने भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया और भारत पाकिस्तान के रूप में 2 डोमिनियन राज्यों का प्रावधान किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे चलते हैं, कुछ और तथ्य देखिए अगले टॉपिक से। अंतरिम सरकार में किस व्यक्ति को कौन सा पद दिया गया था, ये अक्सर पूछा जाता है। ये सब आपको याद होना चाहिए। देखिए, पहले प्रमुख मंत्री कौन थे, उनके विभाग कौन से थे। जवाहरलाल नेहरू जो है, उन्हें कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। उनके पास विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंधों का विभाग था, ये आपको याद रखना है। इस तरह के तथ्य यूपीएससी भी पूछती है, तो ये मत समझिएगा कि ये यूपीपीसीएस के नाम पे चल रहा है तो सिर्फ यूपीपीसीएस के लिए पढ़ना है। यूपीएससी में भी और बाकी स्टेट वाले जो परीक्षाएं पीसीएस की, उनमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। और आरओ की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें भी आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह मंत्री थे और साथ ही सूचना और प्रसारण विभाग की जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी, ये याद रखिए। राजेंद्र प्रसाद, इन्हें खाद्य और कृषि विभाग सौंपा गया था, यूपीएससी ने इसको पूछा था। सरदार बलदेव सिंह ये सरकार में रक्षा मंत्री थे। ठीक है, ये
जब अंतरिम सरकार बनी थी, अभी आज़ाद भारत का चुनाव नहीं हुआ है, ठीक है, उसके पहले की जो सरकार बनी थी वो। अच्छा, जान मथाई, इनके पास उद्योग और नागरिक आपूर्ति विभाग था। जगजीवन राम, इन्हें श्रम विभाग का कार्यभार दिया गया था। और सी राजगोपालाचारी, इन्हें शिक्षा और कला विभाग का प्रमुख बनाया गया था, ठीक है। आसफ अली रेलवे और परिवहन विभाग के मंत्री थे। और सी एच भाभा, इनके पास कार्य, खान और शक्ति विभाग था। मुस्लिम लीग के भी लोग उसमें शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग शामिल नहीं होना चाहता था, बाद में शामिल हुआ। तो अक्टूबर 1946 में शामिल होने के बाद मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल थे। ये आप याद रखिए, यहाँ कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लियाकत अली खां सबसे महत्वपूर्ण विभाग था, उनको वित्त विभाग दिया गया था, बहुत वो अड़ंगा लगा रहे थे, ठीक है। और आई चुंदरीगर, ये वाणिज्य विभाग के मंत्री थे। अब्दुल रब नश्तर, इनके पास संचार, डाक और वायु विभाग था, ठीक है। और जगनफर अली खान, इन्हें स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये सारे तथ्य आपको याद होने चाहिए। जोगेंद्र नाथ मंडल, ये विधि कानून मंत्री के रूप में ये शामिल हुए थे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड वेबल, भारत के जो वायसराय थे वो थे। यह सरकार 15 अगस्त 1947 तक कार्यरत रही। उसके बाद स्वतंत्र भारत का नया मंत्रिमंडल गठित किया गया था, ठीक है। चलिए अब अगला तथ्य देखते हैं। संविधान निर्माण से खूब तथ्य पूछे गए हैं पीसीएस परीक्षा में। अब देखिए, भारतीय संविधान निर्माण एक विस्तृत और ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। यहाँ इससे संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, एक एक करके खूब ध्यान से देख लीजिए। अगर हम संविधान सभा और उसके गठन और बैठकों की बात करें, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के प्रस्तावों के तहत किया गया था। ये याद रख लीजिए, कई बार पूछा गया है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये भी कई बार पूछा गया है। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये सारे तथ्य कितनी बार पूछे गए हैं। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद संवैधानिक सलाहकार, कई बार पूछा गया है ये। सर वीएन राव को सभा का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो साथ साथ ये भी पढ़ते चलिए। एक बात बताऊं, जो पीडीएफ नोट आपको दी गई है उसमें एक पीडीएफ होगी जिसमें सिर्फ हिंदी में होगा, इसी की एक कॉपी होगी जिसमें सिर्फ इंग्लिश में होगा, ताकि जब आप इसकी कॉपी निकलवाएं और किसी एक मीडियम में ही आपको फोकस करना है तो अनावश्यक ज़्यादा पन्ने ना हो जाए, ज़्यादा खर्चा ना हो जाए आपका। बाकी नोट तो इतनी कम प्राइस में दी जा रही है, इसलिए अलग अलग किया गया। ये मत सोचिएगा कि ठीक इसी तरह से नोट भी दी गई है, सारे शब्द यही हैं, बस हिंदी वाला पूरी तरह से हिंदी में, इंग्लिश वाला पूरी तरह से इंग्लिश में। आगे उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें, ये भी खूब पूछा गया है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसने संविधान के दर्शन की नींव रखी। इसी को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे एक बार पूछ लिया गया है कि किसने पेश किया था, एक बार डेट पूछ लिया गया था, कई बार ये पूछा गया है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो बेसिकली है क्या। इसमें संविधान की नींव है, संविधान का दर्शन है। यूपीएससी ने भी इसको पूछा है। एक प्रारूप समिति बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष थे अंबेडकर साहब, ये कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है इन्हें, ये भी पूछा गया है। कुल सदस्यों की अगर हम बात करें इसमें तो 7 सदस्य थे। इनका नाम याद कर लीजिए, पूछ लिया जाता है। ज्ञान गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधवराव और टी.टी. कृष्णामाचारी। इनके नाम आपको याद कर लेने चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। समय की बात करें तो पहले ये जीके में पूछा जाता था और यूपीपीसीएस में एक बार बहुत पहले पूछा गया, कितना समय लगा अब नहीं पूछा जाता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इसके आगे की चीज़ें इंपॉर्टेंट। कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुए थे, 11 सेशंस हुए थे, ये बात ध्यान रखिएगा। और संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और कुल खर्च 64 लाख रुपए आया था। संविधान बनाने के दौरान जो खर्चा हुआ था 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, ये पूछा जा सकता है। अंगीकरण और लागू होना 26 नवंबर 1949, इनके बीच में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। 1949 वाली जो घटना है और फिर 26 जनवरी 1950 का।
देखिए 26 नवंबर 1949 इस दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित और अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। अंतिम बैठक कब हुई थी, ये भी पूछा गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, याद रख लीजिएगा, जिसमें सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, अपने अपने सिग्नेचर किए थे। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें चित्र वो दिखेगा, लोग सिग्नेचर कर रहे हैं। वैसे तो आप वीडियोस भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। 26 जनवरी 1950 को इस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और भारत एक गणतंत्र बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं संविधान की जो मूल संरचना थी। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अब कितने भाग हैं बताइए, कितने अनुच्छेद हैं और अनुसूचियाँ कितनी हैं, ये पूछा जाता है। कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। कैलीग्राफी की बात करें, हाथ से लिखा गया था। भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक शैली में लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, कई पीसीएस परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। सजावट की बात करें तो संविधान के हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। नंदलाल बोस का नाम आपसे पूछ लिया जाता है, राम मनोहर सिन्हा का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो संविधान सभा की सदस्य संख्या विभाजन से पहले थी 389, 389, जो विभाजन के बाद 299 रह गई थी। संविधान निर्माण के लिए लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। अलग से हम पढ़ेंगे इसी सीरीज़ में कि किस देश से हमने क्या सीखा है। इसी के आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि भारत का संविधान उधार का संविधान है, लेकिन इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है उधार का नहीं, हमने सीखा है, दुनिया में जो बेहतरीन चीज़ें चल रही थी उनसे सीखा है। अच्छा, संविधान सभा में 15 महिला सदस्य शामिल थी, ये भी पूछा गया है, ये आप याद रखिएगा। तो बस इसमें इतना ही है, अगले पार्ट में बाकी चीज़ हम कवर करेंगे। नोट ले लीजिए जल्दी से, 35 साल वाली नोट आपको दे दी गई है, फैक्ट बुक ये पूरी दे दी गई है और इसके अलावा आने वाली जो नोट्स हैं वो पहले एडवांस में आपको दे जाएंगे ग्रुप में और ये वीडियोस धीरे धीरे एग्जाम तक आएंगी ताकि आप आराम से रिवीजन कर सकें। असली रिवीजन पीडीएफ नोट से होगी, तो आप तुरंत जाइए, नोट लीजिए और बार बार उसे पढ़िए ताकि जब वीडियो आए तो आपको लगे कि ये सब आपको आता है। बस ऐसे ही कहीं रख दिया है, देखने की ज़रूरत भी नहीं है, सुन रहे हैं और वो पेज दिख रहा है आपको। वो मज़ा तभी है जब आपने नोट पढ़ ली होगी। मैंने नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मैसेज करिए। ऐप का लिंक दिया गया है कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए और नोट लेकर तैयार कर लीजिए। इसमें इतना ही है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।